नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 30 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत। आज सेकेंड लास्ट डे है 2023 का जो साल है उसका सेकेंड लास्ट डे है जो आज 30 दिसंबर है। तो आज 30 दिसंबर के दिन आज हम करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको लेके आए। आप वीडियोस के अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच के अंदर वीडियोस के सेशंस के अंदर जो बीच के अंदर हमने पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी शुरू करी है। उसके अंदर संविधान आर्टिकल्स, जितने भी संघ, राज्य, न्यायपालिका, राज्यपालिका या कह सकते हैं कार्यपालिका और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और आप लोगों के लिए परीक्षा के लिहाज से काफी वो इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सेशंस में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा असम के किस आतंकवादी संगठन के साथ में त्रिपक्षीय समझौता किया गया है? बात करते हैं एक ऐसा संगठन जिसको उल्फा के नाम से जाना जाता था। उल्फा कौन सा? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1979 को स्थापना होती है। उद्देश्य एक ही कि असम के लोगों की स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए और असम के लोग हैं उनके हितों को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए इस संगठन की शुरुआत की गई थी 1979 को। और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 40 साल के आसपास हो गए, उससे भी कहीं ज्यादा हो गया, 42-43 साल के आसपास हो गए। और असम सरकार उस उल्फा जो संगठन है, हालांकि इसके अलावा भी और अनेक आतंकवादी उग्रवादी संगठन वर्तमान में असम के अंदर संचालित है, लेकिन दोनों के मध्य असम सरकार की बात करें, संगठन के बीच में लगभग अभी जो द्विपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसके अंदर करीब 10,000 लोगों की जान गई और बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग थे जिनको अपने परिवार और अपने बाल बच्चों से हाथ धोना पड़ा। केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास कर रही थी कि इन दोनों या कह सकते हैं दोनों पक्षों के मध्य एक आम सहमति बन जाए और इसके लिए 2014 के अंदर ही शांति वार्ता प्रारंभ कर दी गई थी। और शांति वार्ता प्रारंभ करने के लिए उल्फा के जो दो हैं वो अलग अलग गुटों के अंदर वो विभाजित है। वर्तमान में वहां पे 2 गुट संचालित है उल्फा के लिए। अब देखते हैं कौन से दोनों गुट हैं और उनकी जो कमान है वो अलग अलग लोगों के पास है। एक है अरविंद राजाखोवा और दूसरा अनूप चेतिया। अनूप चेतिया मणिपुर के पास इस संगठन का संचालन करते हैं, जबकि राजाखोवा विशेषतः असम के अंदर। अभी वर्तमान में अरविंद राजाखोवा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में यह कह सकते हैं त्रिपक्षीय समझौता, जिसके अंदर 3 पक्ष शामिल, जिसके अंदर केंद्र सरकार या कह सकते हैं गृह मंत्रालय, नंबर 2 पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर असम राज्य के मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस समझौते में भाग लिया। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया और लास्ट में जो उल्फा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? राजाखोवा। तो राजाखोवा के ऐसे 20 प्रतिनिधि थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर कल ही इस समझौते को एक अंतिम रूप दिया और वर्तमान में असम अब चैन की सांस ले रहा है। यह कह सकते हैं कि आज असम को ज्यादा खुश होना चाहिए कि लंबे समय के बाद में 3 पक्षों के मध्य इस प्रकार की एक सहमति बनी और बिना इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि इसके अंदर बिना शर्त यह सहमति बनी और समझौता हुआ। बड़ी बात। और असम पूर्वोत्तर जो राज्य है उनका सबसे बड़ा ऐसा राज्य जहां से आगे निकल करके छोटे छोटे ऐसे राज्य जो पूर्वोत्तर के, जिसमें कह सकते हैं कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के जो सरीखे जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उनका रास्ता भी असम से होकर ही गुजरता है। तो अगर असम के अंदर शांति बहाल होती है तो इससे सीख लेकर के और सारे अनेक जो आतंकवादी और उग्रवादी जो समूह जो संचालित वर्तमान में वहां पे जो हो रहे हैं, क्या पता वो भी भविष्य में हथियार डाल दे। इसी के संदर्भ के अंदर
29 दिसंबर को नई दिल्ली के अंदर यह समझौता हुआ। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इसके पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड के बारे में हमने आपको सारी चीजें बताई। तो देख रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा असम के किस आतंकवादी संगठन के साथ में त्रिपक्षीय समझौता किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, कह सकते हैं अल्फा। इसके साथ में समझौता ये हो गया है। अब इसके अंदर, समझौते के अंदर कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको इस समझौते के मध्य रखा गया? असम के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, असम की स्वायत्ता उसको बरकरार रखी जाएगी, उद्योग धंधों के अंदर स्थानीय रोजगार को क्या दी जाएगी, वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो समूह, उग्रवादी समूह और सरकार के मध्य जो विरोधाभास वाली जो स्थिति बनी हुई थी, उसका भी एक सकारात्मक हल निकाला गया है इस समझौते के दौरान। चलिए देखते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम की बात हो रही है। त्रिपक्षीय समझौता हुआ, केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और उल्फा के मध्य हुआ। 3 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। परिणाम, असम के आदिवासी जो उग्रवादी का जो अंत था, एक उग्रवाद था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। परवेश बरुआ द्वारा संचालित उल्फा कट्टरपंथी ग्रुप इस समझौते का हिस्सा नहीं बना है। अब परवेश बरुआ की बात करते हैं कि अभी वर्तमान में 2 चीजें हैं, परवेश बरुआ और इसके साथ में इसका जो कार्य चल रहा था वो कहां चल रहा था? मणिपुर के आसपास के एरिया के अंदर इसका ही जो उल्फा का ही एक संगठन जो वर्तमान में वहां पे अभी काम कर रहा है और उसने अपने हथियार नहीं डाले हैं। अब बात करते हैं कि जो समझौते के अंदर शामिल कौन हुआ? वो सबसे बड़ा अगर संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसकी कमान किसके पास में है? अरविंद राजाखोआ के पास में है। अरविंद राजाखोआ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य इस प्रकार का एक समझौता हुआ जिसे असम के अंदर शांति और खुशहाली वर्तमान में हो सकती है। चलिए अब देखते हैं। और इस समझौते को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर उन्होंने क्या करें? हस्ताक्षर करें। 12 साल के बाद में बिना सशर्त ये समझौता हुआ है। अब करते हैं बात कि असम अभी वर्तमान में चर्चाओं में क्यों बना हुआ था। 40,000 करोड़ रुपए का टाटा ने वहां पे एक चिप इंडस्ट्री लगाने का क्या किया है? ऐलान किया है और वहीं पे निवेश करने वाला है। कौन सा? टाटा समूह। हाल ही के अंदर बंधन बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है, उसने वहां पर असम के अंदर एक ई ग्रास होता है। ई ग्रास क्या होता है? राजस्व अर्जन करने के लिए, या कह सकते हैं रेवेन्यू जो कलेक्ट करने के लिए, इस एक प्रकार का जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर कोई भी उपभोक्ता अपनी राशि बैंक के द्वारा उस अमुक कार्यालय को भेज सकता है जहां से उसको क्या लेनी है? सेवा लेनी होती है। जिस प्रकार बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाना है, आप ऐसा कहां से? अपने घर बैठे ई ग्रास के माध्यम से, इस जो है चैनल जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म बंधन बैंक ने राज्य सरकार के साथ में क्या किया है? एमओयू किया है। अब बात करते हैं वहां के राज्य, आपने कह सकते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, जबकि राज्यपाल है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि उल्फा के साथ में लगातार समझौते ऐसे किए जा रहे थे और लगभग 14 साल के बाद में, या कह सकते हैं 10 साल के आसपास ये बातें चल रही थी और उसके बाद में आखिरकार ये 12 साल के बाद में समझौता हो गया है उल्फा के साथ में। जिसके अंदर याद रखने योग्य चीज एक ये भी है कि वहां पे 2 प्रकार के गुट है। एक ही कह सकते हैं कि उग्रवादी संगठन था, लेकिन उसके गुट 2 बन गए थे, जिसमें एक गुट है उसको संचालित कौन कर रहे थे? परवेश बरुआ, जिन्होंने सरकार के साथ में किसी प्रकार के समझौते का ऐलान नहीं किया। लेकिन दूसरा उसका ही बड़ा एक गुट जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? अरविंद राजाखोआ। तो उन्होंने इसके साथ में समझौता करा केंद्र सरकार के साथ में। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें असम के बारे में जानी। बात करते हैं नंबर 2 प्रश्न। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आजादी के बाद, या कह सकते हैं जब से CISF की स्थापना हुई उसके बाद में CISF को कोई पहला ऐसा कोई महिला के तौर पे महानिदेशक नहीं मिला। अब इस बार इस प्रथा को तोड़ा गया क्योंकि पुरुष ही बनते आ रहे थे। और अब नीना सिंह IPS कैडर, कहां का? राजस्थान का कैडर। तो राजस्थान के कैडर से ये एक महिला IPS है जिनको अभी CISF की कमान दी गई है। तो आपने इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नीना सिंह। इसके अलावा अभी वर्तमान में ITBP के भी राहुल रसगोत्रा एक IPS अधिकारी हैं, उनको भी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, ये जो है ITBP,
इसके जो महानिदेशक बने हैं ये कौन से बने हैं, राहुल रसगोत्रा भी इसके बने हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हो जाती है, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। 54 साल के बाद में यह कह सकते हैं जब से इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हो रही है 1969 के अंदर, और वर्तमान में 54 साल के बाद में पहली बार महिला अधिकारी के तौर पे सीआईएसएफ की कमान किसको मिली है, एक महिला अधिकारी के तौर पे उनको मिली है। और कौन से बैच की अधिकारी है, 1989 के बैच की अधिकारी हैं, और इनका जो कैडर है वो कहां का है, राजस्थान का उनका कैडर है। और बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी के बारे में ऑलरेडी आपको पहले बताया, 1989 के राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त करा है, और आईटीबीपी की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1962 में। अब बात करते हैं कि 1962 का हम सब लोगों को पहले से ही विदित, 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, और उसके अंदर, उस युद्ध के अंदर भारत को सबसे बड़ी पराजय का सामना भी करना पड़ा था, और बहुत सारी ऐसी जो भूमि थी वो चीन ने हमारे से छीन ली थी। उसके बाद में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 1962 में, जबकि 1969 में किसकी स्थापना की गई है, ये की गई है सीआईएसएफ को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में। 54 साल के बाद में, 54 साल के बाद में सीआईएसएफ को महिला महानिदेशक के तौर पे इनको यहां पे कमान सौंपी गई है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में अरब सागर में मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए भारत द्वारा कितने मिसाइल पोत तैनात कर दिए गए हैं। ये जो खबर है वो बराबर लगातार बनी हुई है कि पहले हमने 3 करे, उसके बाद में 4 युद्धपोत वहां पे तैनात करे हैं, और आज की जो खबर है जिसके अंदर हमने कितने तैयार कर दिए हैं, 5 युद्धपोतों को भारत से सामान ले जाने वाले और लाने वाले जितने भी प्रकार के जो मालवाहक जहाज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने वहां पे 5 युद्धपोत तैयार कर दिए हैं, जो जल के अंदर उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा का काम वो देखेंगे। अब बात करते हैं नेवी की जो वायुसेना है, नेवी के जो एयरक्राफ्ट है, हमने पहले भी जिक्र किया था P8 और गार्डियन, ये दोनों जो विमान है ये भी हमारे ही जो मालवाहक जहाज है उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको देखेंगे। अब कौन कौन से जो है मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए किस किस को लगाया गया है, तो आईएनएस कोची, आईएनएस कैलकटा, आईएनएस मारमागाओ, आईएनएस कैलकटा और आईएनएस विशाखापत्तनम। इस प्रकार के जो 5 जहाज हैं इनको वहां पे तैनात किया गया है। हम एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि किस प्रकार हमने अरब सागर के अंदर पॉइंट टू पॉइंट उन जहाजों को डिप्लॉय किया है, जहां से हमारे जो मालवाहक जहाज है वो आराम से यहाँ पे सामान ला सके और ले जा भी सके। विशेषकर सबसे ज्यादा जो ध्यान और सावधानी बरतने की जो जरूरत होती है वो कहां से, यमन से। यमन के पास में हुती विद्रोही के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं करी जाती है, उनको अंजाम दिया जाता है, जहां पे वो हुती विद्रोही है वो क्या करते हैं, मालवाहक जो जहाज है उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनको अपने चंगुल में बना लेते हैं, और उसके बाद में रैंसम जिस प्रकार की फिरौती की मांग करते रहते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा, 5 मिसाइल पोतों को वहां पे तैयार कर दिया गया है। देखते हैं 5 युद्धपोत है, भारतीय तट से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र के अंतर्गत इनको तैयार किया गया है। लेकिन हाल ही के अंदर हमने एक देखा था कि यहाँ पे एक लाइबेरिया, जिसका लाइबेरिया देश का एक झंडा लगा हुआ था, जिसपे भी हुती विद्रोहियों ने क्या किया था, वहां पे ड्रोन से अटैक कर दिया था। भारतीय सीमा क्षेत्र, भारत की समुद्री सीमा जो 200 नॉटिकल मील के तक होती है, अंडर तक होती है, वहां पे भी इन्होंने ड्रोन से मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया था, जिसके ऊपर लाइबेरिया का ध्वज लगा हुआ था। अब बात करते हैं कि उसके प्रतिरक्षा के स्वरूप भारत ने कौन कौन से ऐसे आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसमें देख रहे हैं भारत के द्वारा तैनात गाइडेड मिसाइल विध्वंस का बात करते हैं। देखिए आईएनएस मुर्मुगाओ, कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापत्तनम, ये अलग अलग शहरों के नाम से हैं। और हम लोगों ने देखा था कि बी-15 एक नौसेना का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कौन कौन से जहाज शामिल करेंगे, आईएनएस मार्मुगाओ, आईएनएस कैलकटा, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस इंफाल, आईएनएस सूरत, ये सारे जो जहाज हैं वो बी-15 का जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया उसके अंदर इनको शामिल किया गया है, अलग अलग शहरों के नाम से नाम।
अब बात करते हैं कि स्वर्णमाला टास्क क्या है। अब स्वर्णमाला टास्क आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट ही भी है। ऐसा क्या है, स्वर्णमाला टास्क एक ऐसा है जिसके अंदर समुद्री सीमा के अंदर जितने जहाज हमारे गश्त करते हैं उनको रिफ्यूलिंग करने की आवश्यकता होती है, उनके अंदर ईंधन भरा जाना होता है और उसी के लिए 25,000 टन जो ऑयल है उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है कि वो जो है वो बीच किनारे तक नहीं आए, उससे पहले उनकी रिफिलिंग है वो कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इनके अलावा ड्रोन को हवा में तबाह करने के लिए P-8 एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन जो वहां पे जो विमान है जो समुद्र के अंदर टोही विमानों के तौर पे कार्य करते हैं, उनको भी इस प्रकार का जो ऑपरेशन अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा, उसके अंदर इनको भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं वर्तमान में नेवी के चीफ कौन है, उनका नाम है आर हरि कुमार। कमांड कितनी है टोटल वहां पे नेवी के अंदर, अभी वर्तमान में 3 कमांड है। कितनी कमांड है, 3 कमांड उनके हैं। और अभी एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की भी योजना चल रही है और जैसे ही उसका पूरा रूप सामने आ जाएगा और इसके हेडक्वार्टर कहां बनने वाला हो ये देखने वाली बात होगी। तो इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 5 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना ने वर्तमान में मालवाहक जहाज जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं सामान लेकर के उनकी प्रतिरक्षा करने के लिए उनको तैनात किया गया है। चलिए जानते हैं। अब इस पूरी पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से जहाज और कौन कौन सी जगह पे आपको क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। 5 जंगी पोत जिनमें 3200 किलोमीटर का रूट क्या करना है, उसको साफ करना है, उसको वहां पे सुरक्षित करना। अब देखिए आप, पहला हमारा जो पहला युद्ध पोत है जिसको आईएनएस कोची के नाम से जाना जा रहा है, पोजीशन कहां पे, ये यमन है। आपको ये अमन का जो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो समुद्री तट है जो यहाँ पे यमन का सोकोट्रा द्वीप और टास्क है यमुनी ड्रोन जो अटैक है उससे क्या करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना। ये यहाँ पे आपने तैनात कर दिया और यहीं से एक संकरा जो रास्ता निकलता है, यहीं से हमारे मालवाहक जहाज निकलते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा जो जहाज है उसको कहां पे किया गया है, तो दूसरा जो जहाज है उसको वहीं पे कर दिया गया। देखिए आप, इसके अंदर आईएनएस विशाखापत्तनम है जिसकी पोजीशन अरब सागर क्षेत्र में। टास्क अन्य जंगी पोतों के साथ में सामान्य बनाने का काम कौन करेगा, 5 नंबर वाला करेगा, जो बिल्कुल चारों तरफ से आपको खुला जो अरेबियन सी नजर आ रहा है वहां पे मार्मोगांव आपकी क्या करने वाला है, रक्षा करने वाला है। अब भारतीय तट के पास में सबसे नजदीक जो मालवाहक जहाजों को रक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, उसके लिए नंबर 4 पे यहाँ पे कौन सा, आईएनएस चेन्नई। आईएनएस चेन्नई को पोजीशन है पूर्वी अरब सागर का क्षेत्र। टास्क क्या है, भारत तक सेफ ट्रैक बनाना है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील तक यहां तक भी हुती विद्रोहियों ने यहां पे ड्रोन से अटैक करने का प्रयास अभी किया था। तो इसकी सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, ये चेन्नई करने वाला है। अब देखते हैं बात आईएनएस मार्मोगांव। आईएनएस जो मार्मोगांव है वो कहां पे, पश्चिमी मध्य अरब सागर। टास्क है यमन के हमलों को से क्या देना है, दोहरी सुरक्षा देना है। जहां से इसको तो दे ही रहा है नंबर 3 और 4, ये 3200 किलोमीटर का पूरा एरिया है। 3200 किलोमीटर के एरिया में ये जो 5 जहाज है वो क्या देने वाले हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। अब बात करते हैं कौन सा, आईएनएस कोलकाता की। आईएनएस कैलकाटा जो है उसकी पोजीशन लाल सागर के मुहाने पर टास्क स्वेज नहर के जहाजों की सुरक्षा प्रदान करने का काम सबसे पहले कलकत्ता कर रहा है। कलकत्ता यहां पे खड़ा है, कलकत्ता यहां पे खड़ा है। उसके बाद में नंबर 2 पे जो है वो कौन सा, आईएनएस कोची है। और नंबर 3 पे कौन सा, आईएनएस मार्मुगांव है। नंबर 4 पे कौन सा है, नंबर 4 पे है आईएनएस चेन्नई और नंबर 5 पे आईएनएस विशाखापत्तनम। आप इस पूरी पिक्चर के माध्यम से जान रहे हैं कि जो हमारा अरेबियन सी है उसके अंदर हम अपने जहाजों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 जो नौसेना के जो युद्धपोत है उनको अलग अलग प्लेस के अंदर तैयार करा है। उनको 3200 किलोमीटर की जो स्वेज नहर तक पहुंचने के लिए भारतीय तट से जो लंबी जो एक दूरी है समुद्री सीमा, उसमें किस प्रकार अपने मालवाहक जहाजों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसी के लिए जो है ये सारी चीजें करी गई है। अब बात करते हैं कि आपको हवाई क्षेत्र से कौन कौन सी सहायता मिलने वाली है। इसके लिए आप देख रहे हैं हवा से निगरानी P-8 है। P-8 एयरक्राफ्ट है सी गार्डियन। टास्क है ड्रोन की हवा में ही तबाह करने की और टोरपीडो हार्पून से क्या करने वाला है, हमला। कि अगर आप पे ड्रोन अटैक हो रहा है तो उसको हवा से ही, ये हवा में ही उसको क्या कर देना, आपने नष्ट नाबूद कर देना। इसी के उद्देश्य से ये सारी चीजें भारत के द्वारा भी की गई थी। और आप देख रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि हम अगर इस प्रकार की कोई अकृत्य करने वाले जो चाहे संगठन है चाहे देश है, उनको हम किसी भी हद तक जो है वो उनको नष्ट नाबूद, उनको नष्ट करने के लिए हम जा सकते हैं, चाहे वो समुद्र में भी छिपे हों। ये स्टेटमेंट भी हाल में भी एक आया था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किन 2 राज्यों की परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने की अनुशंसा की गई है।
काफी लंबे समय से ईआरसीपी, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, क्या है ये एमपी और राजस्थान दोनों के मध्य उन नदियों का समूह जिसके अंदर दोनों राज्यों की जो सीमाएं आसपास लगती है, उस पास का जो एरिया लगता है, वहां पे सिंचाई, पेयजल, इस प्रकार की जो जलीय चीजें हैं उनको करने के लिए इस प्रकार की बहुत बड़ी एक अभी राष्ट्रीय योजना या परियोजना को भी संचालित करने के लिए इस प्रकार की बातें काफी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इस पे बहुत बड़ा एक एमओयू किया। एमओयू किसके साथ में किया? राजस्थान सरकार, एमपी सरकार और केंद्र सरकार के मध्य हुआ है। अब क्या क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर 90% की जो वित्तीय सहायता, 90% का मतलब है कि 90% जो फाइनेंशियल जो एड देने वाला है वो कौन देने वाला है? वो तो देने वाला केंद्र है। 10% कौन देंगे? 10% देंगे राज्य। तो 10% राज्य देंगे, जबकि 90% देने वाला है केंद्र। और उसके द्वारा ही ये दो बड़ी जो है भारत की राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है। और इसके अंदर कौन? पार्वती, काली सिंध और ये चंबल। पार्वती, काली सिंध और चंबल, इसको बोला जाता है पीकेसी। तो एक तो हो गया पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल। ये जो नदियां हैं इनके ऊपर कौन बनाने वाला है? इनके अंदर बनाने वाला है एमपी। जबकि राजस्थान के अंदर कौन बनाने वाला है? ईआरसीपी, जिसके अंदर 13 जिले कवर होंगे। लेकिन इस योजना के बाद में जब लंबा चौड़ा जब इसका खाका तैयार किया गया तो उसके बाद में 13,500 करोड़ रुपए के आसपास इसका एस्टिमेटेड बजट आया है। और अब इस योजना को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है कि जहां पे 13 जिलों के अंदर ही पेयजल और सिंचाई की जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से ईआरसीपी को लाया गया था, वहां पे एक चीज और जानी गई है कि जो सभी जिले हैं जो राजस्थान के, वहां तक भी इस जल को पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिसके अंदर एक तो आपको सिंचाई के लिए जहां पे 5 लाख हेक्टर जमीन को आप सिंचाई करने वाले, तो वहां पे 1 लाख हेक्टर को और जोड़ दिया जाना भी वहां पे प्रस्तावित है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ये जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के अंदर ये दो जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं ये वर्तमान में वहां पे संचालित होने वाली है। ऐसी केंद्र सरकार ने भी अनुशंसा कर दी है। बात करते हैं वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के जो मुख्य कह सकते हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नाम उनका गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर को पानी पहुंचाने का उद्देश्य जल जीवन के माध्यम से अभी लिया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप देखते हैं राजस्थान ईआरसीपी, मध्य प्रदेश पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, हम सब लोगों को विदित पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी। अब नए प्रावधान क्या होंगे? केंद्र राज्य के द्वारा जो वित्त वहन की जो क्षमता है वो 90-10 की होगी। अनुमानित बजट संशोधन जो के पश्चात में 13,500 करोड़ के आसपास इसका बजट होगा। और ईआरसीपी 13 जिलों से बढ़ा करके राज्य के सभी जिलों के अंदर इसको कवर कर दिया गया। कह सकते हैं सिंचाई और पेयजल तो हर घर और हर जो जिला है उसके अंदर उसको सुनिश्चित उसको किया जा सके। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। भारत का सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी जो एक मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अंदर जल जीवन मिशन भी शामिल। 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद इसके अंदर रखी गई है। अब देखते हैं कि इसमें के अंदर कितना है। इसके अंदर 55 लीटर पानी की आपूर्ति प्रति व्यक्ति, 55 लीटर प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से आपको पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि जो नदी जोड़ो परियोजना, कभी कभी ऐसा होता है कि अतिवृष्टि के अंदर नदियां उफान पे आ जाती हैं और जान माल का नुकसान करती है। कभी कभी जब सूखा आता है, जब ड्रॉट आता है, तो उसके अंदर जो है लोगों को पानी पीने का भी नसीब नहीं होता। इसलिए जो सारी देश भर की जो नदियां हैं उनको जोड़ने पे क्या किया गया? विचार किया गया। हालांकि वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उनका बीड़ा जो था, उनका जो एक कह सकते ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको दोबारा करने का क्या किया उन्होंने? साहस अभी दिखाया है। और केन बेतवा लिंक ऐसी एक नदियां हैं जिनको पहली बार पहले किसी देश के अंदर जोड़ा गया, जिसके अंदर नदी जोड़ो जो परियोजना है उसका सबसे पहला जो खाका है वो किसमें? केन बेतवा लिंक जो नदी है उसके बीच में इनको जोड़ा गया है। आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि भारत जो है अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई है कौन सी दो ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जो जल से संबंधित है, जिसमें पहला है ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 13 जिलों के अंदर है। और उसके अलावा पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारत के किस शहर में देश के सबसे पहले स्वतंत्र स्नेक पार्क सेंट्रल जो अथॉरिटी के द्वारा इसको मंजूरी मिली है? इसका मतलब ये है कि पहले भी स्वतंत्र रूप से तो जो स्नेक पार्क है उसको विकसित नहीं किया गया था, बायोलॉजिकल में तो था, लेकिन इसको स्वतंत्र
स्नेक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। और आपसे स्थान पूछा जा रहा है, देश का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा आने वाला है? कोटा। कोटा राजस्थान के अंदर, और वहां पे बूंदी रोड पे इसको स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल पार्क, जहां पे भी सांपों को सुरक्षित, उनको कंजर्व करने का कार्य करा जाता है, उसी श्रेणी के अंदर कौन से? बेंगलुरु है, इंदौर है और चेन्नई। ये ऑलरेडी पहले से है, लेकिन इसके अंदर स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो वहां पे ऐसी पहली व्यवस्था नहीं थी। उद्देश्य क्या? लोगों को सांपों की प्रजातियों के बारे में क्या करना? उनको अनुभव कराना और उनके बारे में जानकारी प्रदान करना कि जो सांप है वो विषैली नहीं है, वो वन्य जीव है और उनकी सुरक्षा किया जाना भी निहायत ही जरूरी है। अब बात करते हैं उसमें कितने प्रकार के प्रजाति के सांप रखे जाएंगे? 29 प्रकार के, 29 प्रजाति ये जो भारतीय होंगी, और 4 प्रजातियां कौन सी होगी? वो होगी अमेरिकन जो स्नेक है उनको वहां पे लाया जाएगा। स्थान का मैंने आपको नाम लिया कोटा। कोटा वैसे देखा जाए तो कोटा फैक्ट्री के नाम से विख्यात, जहां पे नीट और जेईई दोनों की सबसे बड़ी निजी सेंटरों के अंदर तैयारी करने वाला एक शहर है जिसको कोटा शहर के नाम से जाना जाता है, और यह राजस्थान में स्थित है। हालांकि दूसरा भयावह आंकड़ा यह भी है कि सबसे ज्यादा अगर वहां पे विद्यार्थी हैंग करते हैं, अपने आप को सुसाइड करते हैं, वो मामले भी सबसे ज्यादा आपको कोटा में ही देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। कोटा देश का प्रथम स्वतंत्र स्नेक पार्क है। देश का प्रथम स्नेक पार्क यहाँ पे किया जाने वाला है। यूआईटी द्वारा बूंदी रोड पर हर्बल पार्क में स्नेक पार्क बनवाया जाएगा। 29 भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सांप यहाँ पे लाए जाएंगे। बायोलॉजिकल स्नेक पार्क है जिसके अंदर बेंगलुरु है और चेन्नई है और लास्ट में है इंदौर। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी, CGA, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। कब इसकी स्थापना होती है? 1992 में। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भारत के जंतुओं के रख रखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करने का कार्य कौन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, स्थापित 1992 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या से पहले जान लेते हैं कि आज जो हमने जो पॉलिटी के अंदर जो शामिल करा है उसके अंदर करा है मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सेशन की अभी जो अगेन शुरुआत करने वाले हैं वो पॉलिटी से जुड़े हुए उस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की और ऐसे जो प्रश्न है उनको हमने शामिल किया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पॉलिटी से संबंधित। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहां पर इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट बिकॉज, ऐसा क्या है? यहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल राज्य का कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष के अंदर हर धर्म को समान सुरक्षा जो है यहाँ पे प्रदान की जाती है और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, उपरोक्त सभी। तो धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राष्ट्र होता है जो सेक्युलर होता है, जिसके अंदर सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान दिया जाता है और किसी धर्म को कम और किसी धर्म को ज्यादा तवज्जो यहाँ पे नहीं दी जाती है और सभी के लिए समान विकास के कार्य करे जाते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला? उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंदर 3 शब्द जुड़े गए थे, जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1967 में हुआ था, उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। वर्तमान में जो भारत है वो पंथ निरपेक्ष की जगह कौन सा हो गया है? सॉरी, धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या हो गया है? पंथ निरपेक्ष हो गया है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जबकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। दोनों में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से पूछा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष ये कहता है कि राज्य के अंदर सभी जो धर्म है उनको सम्मान क्या दिया जाएगा? आदर, सम्मान और उसको महत्ता प्रदान की जाएगी। यही अंतर है। और 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था, उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार ही रह गया है? और आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले कौन से अनुच्छेद में था? तो ये था अनुच्छेद संख्या 31। अनुच्छेद संख्या 31 के अंदर
ये संपत्ति का एक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा कह सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं कि संपत्ति का जो अधिकार है, अगर कोई भी राष्ट्रीय योजना से संबंधित कोई योजना बन रही है, वहां पे भूमि अधिग्रहण या कह सकते हैं जिसको लैंड एक्विजिशन होता है, वहां पे आपको ये जो अधिकार है वो कानून के सामने आड़े आता था। और भारत जो विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा था, उस समय ये कानून सबसे ज्यादा अड़चन और रोड़े अटकाता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए इसको हटा करके अब वर्तमान में क्या इसका अभिप्राय है और वर्तमान में कैसे संचालित है, तो आर्टिकल 300 के अंदर अब जो वैधिक अधिकार था उसको क्या कर दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार। इसको मौलिक अधिकारों से हटा करके इसको कानूनी विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है। वर्तमान में इसकी व्यवस्था आर्टिकल 300 के अंदर अभी वर्तमान में बनी हुई है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से जाना, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ये कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, जो पहले कौन से अनुच्छेद में आता था, आर्टिकल 31 में आता था। वर्तमान में कानून अब्लिक या विधिक अधिकारी रह गया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा जिस व्यक्ति ने कहा है वो कौन है, वो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान की आत्मा का है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये किसमें है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा उसको कहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा भारतीय अनुसंधान जो अपना जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में की गई है, आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य के अंदर कौन कौन शामिल है, ध्यान से आप देखिएगा, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं तथा राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, इन दोनों को इसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। और वही राज्य की परिभाषा आपको किस में दी गई है, आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 के अंदर इसकी क्या की गई, राज्य की परिभाषा को यहां पे बताया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। पॉलिटी के संदर्भ में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। हम सब लोगों को पता, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। तो आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रपति के पास में वो सारी शक्तियां होती हैं कि वो कानूनी जो अधिकार, ये कहते हैं जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान में अपने को जो मिले हुए हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कहते हैं भाषा और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उस पर कौन रोक लगा सकता है इसके अंदर, या और सारे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पे रोक लगा सकता है, उनको निलंबित करने का कार्य कौन कर सकता है, वो कर सकता है राष्ट्रपति। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 प्रश्न हमने जान लिए थे। प्रश्न संख्या पढ़ते हैं 6। हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर द्वारा साल 2024 में देश में घूमने के लिए बेहतरीन 12 जगहों की सूची में शीर्ष पे किसको स्थान मिला है। भारत वैसे भी देखा जाए तो पर्यटन का बड़ा डेस्टिनेशन है और बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज से वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉप के अंदर सूची जो 12 जगहों की बनाई है उसके अंदर शीर्ष राज्य कौन होता है, इसके अंदर होता है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, आंसर हो जाएगा सिक्किम, नंबर 1 पे बना हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन बना हुआ है, पश्चिमी बंगाल। नंबर 3 पे कौन बना हुआ है, ये बना हुआ है कर्नाटक। राजस्थान का स्थान कौन सा, 5वां है। अब बात करते हैं थोड़ी सिक्किम के बारे में। सिक्किम 1975 में ये भारत का एक राज्य बनता है। और नंबर दूसरी बात की सभी प्रकार के कह सकते हैं कि जैविक उत्पादन शीर्ष राज्यों में एक, और
सिक्किम इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर अब हम सब लोगों को नजर आता है कि वहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं है। रेलवे नेटवर्क होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। भारतवर्ष के अंदर सबसे कम अगर सड़कें आपको कहीं पे नजर आती हैं, वो भी कहीं पे आती है आपको सिक्किम के अंदर ही नजर आती है। और प्रशांत तमांग वहां के मुख्यमंत्री, और पूर्वी जो राज्य है उनका एक छोटा सा खूबसूरत जो राज्य है, नाम क्या है उसका, सिक्किम। राजधानी की बात करें गंगटोक। जैविक खेती के तौर पे देखा जाए तो शीर्ष स्थान पे बना हुआ है कौन सा, सिक्किम राज्य है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि जो 12 जगह जो बेहतरीन है भारत के अंदर जो खोजी गई है, उसके अंदर जो नंबर 1 राज्य आया है वो कौन सा आया, सिक्किम आया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ऐसे हैं जहां पे इनको जगह मिली है। अब बात करते हैं ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के प्रथम संस्करण इसका 1937 में आया था, और मुख्य जो संपादक है जिनका नाम है जेपी गिफोर्ड। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है 1975 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है, और उसके बाद में लगातार वो चर्चा में इसलिए बना रहता है कि उसकी सुंदरता उस जैविक राज्य के रूप में, वहां पे सड़कें सबसे कम है, और उसके अलावा रेल नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेवल। अमेज़न के द्वारा सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन ऐसे 25 ऐसे डेस्टिनेशन है, जिसके अंदर भारत का एक शहर जिसको शामिल किया गया है, और उस सिटी का नाम है लेक सिटी के नाम से विख्यात उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर इसको क्या किया गया है, शामिल किया है। तो 15 मई 1975 को स्थापित, और भारत का 28वां ये राज्य है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किस राज्य में 55 से 60 करोड़ वर्ष पुरानी अवसादी चट्टानों में पेट्रोल के प्रचुर भंडार भी वर्तमान में पाए गए हैं? और हम सब लोगों को वैसे विदित कि कितने भी कच्चे तेल के भंडार भारत के अंदर मिल जाए, लेकिन भारत की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है वो उतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाती। जबकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन है, वो भारत है। सबसे पहला कौन है, हमने सेशन के अंदर करा था कल, अमेरिका, चीन, और उसके बाद भारत। अब बात करते हैं कि भारत अपनी जरूरतों का मात्र 20% ही कच्चा तेल यहां पे उसका उत्पादन कर पाता है, उसका खनन कर पाता है। बाकी हमें 80% अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो हमें अलग जो विश्व के जो देश है उनके साथ में करनी पड़ती है। कल के सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि यूएई एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ में भारत अपना कच्चे तेल का जो अगर आयात करता है, उसका जो लेन देन है मुद्रा का, वो किस में करेगा, रुपए के साथ में करेगा। सबसे ज्यादा अगर वर्तमान में हम कच्चे तेल का अगर आयात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार देश है रशिया। 1/4 हिस्सा हमारे कच्चे तेल का जो हम आयात करते हैं विदेशों से, वो हम कहां से प्राप्त करते हैं, रसिया से करते हैं। रसिया के साथ में अपन कौन सी करेंसी में अगर व्यापार करते हैं तो वहां पे 3 करेंसी जो है मूलतः सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। सबसे पहले दिरहम के अंदर होता है, नंबर 2 पे अमेरिकी डॉलर में भी होता है, और लास्ट में थोड़ा बहुत हम रुपए के साथ में भी वहां पे वस्तु व्यापार विनिमय भी करते हैं। आंसर होने वाला है इसका कौन सा, कि 55 से 60 करोड़ वर्ष पुरानी अवसादी चट्टानों के अंदर पेट्रोल के प्रचुर भंडार कहां पाए गए हैं। इस प्रश्न पे अपन आते हैं कि बात कच्चे तेल की हो रही है, और यहाँ पे भी वर्तमान में भारत के अंदर भी जो कच्चे तेल है उनके भंडार खोजे जाने की कवायद लंबे समय से चली आ रही है। आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ऑलरेडी पहले बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तो कच्चे तेल के भंडार अभी वहां पे खोजे भी गए थे, और वहां पे बहुत सारे ऐसे तेल के कुएं भी हैं। और अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर पचबदरा के अंदर बहुत बड़ी एक कच्चे तेल को परिशोधित करने के लिए रिफाइनरी भी वहां पे बनाई गई है। अभी वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर और नागौर का जो क्षेत्र है वहां पर भी कच्चे तेल के भंडार वहां पे भी खोजे गए हैं। अवसादी चट्टानें वो होती हैं कि वहां पे किसी प्रकार के अगर भूकंप या प्रलय जो आई होगी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो पेड़ पौधे थे वो दब गए, और उन्हीं से क्या बना है, कच्चा तेल का निर्माण हुआ है। तो इसका जो आंसर है कि 55 से 60 करोड़ पुरानी अवसादी चट्टानों के में से पेट्रोल की वहां पे प्रचुर भंडार पाए गए हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, तो उन जिलों की अगर बात करते हैं तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो बेसिन है वहां पे कच्चे तेल की खोज वर्तमान में की गई है। करीब 458 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे पेट्रोल का अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता ही दिया कि रिफाइनरी जो है वर्तमान में पचमढ़ी रिफाइनरी वो कहां पे स्थित है, वो बाड़मेर के अंदर है। तो वहां पे भी तेल निकाला जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला तीसरा,
अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है और हाल ही में यूएई के साथ में कच्चे तेल की खरीद के लिए भी इस प्रकार का उसने एक समझौता किया है। अब बात करते हैं भारत के अंदर सबसे पहला ऐसा कौन सा कुआं था जहां से अपन ने कच्चा तेल निकाला था। आंसर इसका हो जाएगा असम का डिगबोई। उसके अलावा बात करते हैं तो वहां पे मुंबई भी है, अंकलेश्वर है और राजस्थान के अंदर भी देख ही रहे हैं जहां पे बड़े भंडार यहाँ पे आपको मिले हैं। विश्व का सबसे बड़ा अगर तेल भंडार वाला अगर आपसे राष्ट्र पूछा जाता है, इसका आंसर होने वाला है वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा तेल मिलता है। भारत कच्चे तेल का आयात किन किन देशों से करता है? सऊदी अरब से करता है, रसिया से करता है, कतर से करता है, इराक से भी करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से आयात करता है, लेकिन भारत की प्राथमिकता वही रहती है जो किसी समझदारी किसी बनिए देश की होनी चाहिए कि हमें जहां से सस्ती मात्रा के अंदर या कह सकते हैं सस्ते दामों के अंदर वहां से अगर हमें कहीं पे भी कच्चा तेल मिलता है तो वहां से उसका क्या करेंगे? आयात करेंगे। हम अमेरिका की गिदड़ भभकियां जो है वो यूक्रेन और जब रसिया का जो युद्ध चल रहा था कि आपको रसिया से तेल नहीं खरीदना है, लेकिन उन जो जितने भी प्रकार की जो चुनौतियां कह सकते हैं या जो थ्रेटनिंग या वो सारी चीजें देते हैं कि हम आपके साथ में व्यापार करना बंद कर देते हैं, लेकिन भारत उनको अनसुना करके वही करता है जो भारत को करना चाहिए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्यिक दूतावास खोलने की क्या करिए मंजूरी दी है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इटली। इटली की राजधानी रोम। प्रधानमंत्री का नाम मेलोनी जॉर्जिया। अभी G20 की सम्मेलन के अंदर आपने भाग लिया था और वर्तमान में इटली भी भारत का बड़ा साझेदार उभरता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे? अभी वर्तमान में इटली ने एक समझौता करा जिसके अंदर श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल बनाया और जिसमें वीजा संबंधी जितने भी जो नियम है उनमें ढिलाई देने की बात करी गई है और वीजा में किसी प्रकार की दिक्कत आती तो उसके लिए एक विंडो वन स्टॉप खिड़की खोलने की भी घोषणा अभी इटली ने करी है। अब केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्यिक दूतावास? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? इटली में। अभी हाल ही के अंदर इटली ने डेविस कप पहली बार अपने नाम किया और इसके अलावा इटली वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ था कि हम सब लोगों को विदित BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव किसके द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई जा रही है? चीन के द्वारा, जिसमें फिलीपींस के बाद में G7 कंट्रीज का ऐसा एक देश पहला ही था जिसको BRI के अंदर जुड़ा था और इटली को बहुत कम समय में पता लग गया कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है जो चीन ने पहले बताया था। BRI से अगर घोषणा करने वाला क्या कर सकते हैं? BRI से अपने कदम वापस खींचने वाला देश कौन सा है? वो भी इटली ही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इटली है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा करने वाले हैं। माउंट वेसुवियस हम सब लोगों को विदित और जीएस का प्रश्न है कि विश्व के सक्रिय जो ज्वालामुखियों में से एक है जो हर साल वहां पे ये लावा उगलता रहता है। विद्यार्थियों और श्रमिकों के आसान आवाजाही के लिए भारत और इटली के मध्य समझौता भी हुआ है। हाल ही में इटली 47 साल के बाद में डेविस कप अपने नाम किया। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। टेस्ट अटलस के द्वारा दुनिया के बेहतरीन खानों की सूची में भी शीर्ष जो देश है उसके अंदर इटली का नाम आता है। अब बात करते हैं कि भारत और यूरोपियन जो कंट्री है उसके अंदर सबसे ज्यादा व्यापारिक जो साझेदार है उसके अंदर इटली का कौन सा स्थान है? अगर यूरोपियन कंट्रीज के तौर पे देखा जाए नंबर 5 पे स्थान रखता है। जो सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ में करता है? भारत के साथ में करता है। प्रधानमंत्री मेलोनी जॉर्जिया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में कौन सा राज्य देश की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? पेट्रो राजधानी के रूप में अगर उभरने वाला अगर कोई राज्य है और आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? गुजरात। पेट्रो राजधानी का मतलब क्या है? जामनगर। जामनगर जो गुजरात में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी किसका स्वामित्व है? रिलायंस का है। 14 लाख बैरल प्रतिदिन ये क्या करता है? परिशोधन करता है। कच्चे तेल को किसमें करता है? शुद्ध तेल के अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम कौन सी रिफाइनरी करती है? वर्तमान में गुजरात अलग अलग प्रकार से चर्चाओं में बना हुआ है। 10 से 12 जनवरी वाइब्रेंट गुजरात जो एक वैश्विक निवेश सम्मेलन भी होता है जिसके अंदर विदेश की अनेक प्रकार की कंपनियां और निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए यहाँ पे आते हैं।
हाल ही में गुजरात दो तीन चीजों के लिए और अभी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। डायमंड फोर्स, डायमंड फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कमर्शियल स्पेस जहां पे सबसे ज्यादा ऑफिसेज है, उसने पेंटागन जो कहां पे रक्षा मंत्रालय का ऑफिस अमेरिका में, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अभी घोल मछली को, घोल मछली समुद्री मछली, उसको भी राज्य स्तर का दर्जा इन्होंने दिया है। हेरिटेज ट्रेन है वो वर्तमान में अभी गुजरात के अंदर ही जो है वो चलाई गई है। डिजिटल, गुजरात की जो विधानसभा को डिजिटलीकरण भी उसका कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपने वर्तमान में गुजरात के जो चीजें वो जानी। अब बात करते हैं कि द्वारका बेट। द्वारका बेट एक ऐसी जगह जहां पे नाव के जरिए पर्यटक जो द्वारकाधीश जो थे श्री भगवान श्री कृष्ण, जो वहां की जो नगरी जानी जाती है, वहां पे दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में वो भी चर्चाओं में बना हुआ है। वो इसलिए बना है कि पर्यटक वहां से सबमरीन के माध्यम से समुद्र तल के 350 फीट नीचे, वहां से उस सबमरीन के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से द्वारकाधीश जो बेट है वहां के दर्शन कर सकेंगे। और वर्तमान में अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी गांधीनगर, सूरत हीरो की नगरी के नाम से विख्यात, और गांधीनगर और अहमदाबाद एक बड़ा शहर गुजरात का। चलिए देख लेते हैं। तेल प्रसंस्करण की क्षमता वाली 14 लाख प्रति बैरल जो धन, ये क्या करती है, कच्चे तेल को परिष्कृत करके और पेट्रोल के अंदर उसको कन्वर्ट करती है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, गुजरात में, इसीलिए इसको पेट्रो सिटी राज्य के तौर पे इसको जाना जाता है। भरूच जिले के दहेज में ओपीएल पेट्रोकेमिकल परिसर है। हाल ही में 84 इंस्टॉलेशंस के साथ में रूफटॉप सोलर प्लांट जो लगे हुए होते हैं जो घरों के अंदर, उसके अंदर सर्वप्रथम स्थान किसका आया है, वो आया है गुजरात का। अगर बात करें सोलर ऊर्जा के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे बना हुआ है कौन सा, राजस्थान बना हुआ है। अब बात करते हैं गुजरात के जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको सम्मानित किया गया। घोल मछली को राज्य जलीय का दर्जा और हेरिटेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा डिजिटल हाउस का भी उद्घाटन किया हुआ था। तो ये सारी चीजें गुजरात के संबंध में वर्तमान में अपने को देखने को मिल रही हैं। अब जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा जताई गई है। मैं इसकी आपको पहले पृष्ठभूमि बता दूं कि ऑगस्टिन जॉर्ज बसी ये पहले राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश थे, और कोलिजियम सिस्टम के द्वारा इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया। इसके लिए जो है, इसके बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे थे जस्टिस एम श्रीवास्तव। वर्तमान में कोलिजियम सिस्टम की अनुशंसा के आधार पर श्रीवास्तव साहब को वहां पर, या कह सकते हैं राजस्थान का 42वां मुख्य न्यायाधीश किसका, उच्च न्यायालय का बना दिया गया है। अब आप जो 3 नाम और देख रहे हैं, विजय बिश्नोई, विजय बिश्नोई है ये वरिष्ठ न्यायाधीश, और इनको गुवाहाटी असम, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको भी बना दिया गया है। अब बात करते हैं अरुण बंसाली की, तो अरुण जो बंसाली हैं उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा अभी वर्तमान में कोलिजियम सिस्टम के द्वारा की गई है। अब बात कर लेते हैं कोलिजियम सिस्टम के बारे में। 1998 में कोलिजियम सिस्टम आया। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और 5वें जो होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और सीजेआई इसके अंदर शामिल होते हैं। 5 लोग जो है उनका कोलिजियम सिस्टम होता है। और जजों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर और साथ में पदोन्नति, ये करने का कार्य कौन करता है, ये करता है कोलिजियम सिस्टम करता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने वहां पे न्यायाधीश हैं, तो ये है 33 प्लस 1, ये कह सकते हैं 33 प्लस 1 का मतलब होगा 34 न्यायाधीश अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे भी विराजमान है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जस्टिस एम श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक थे, जिनको अभी क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम द्वारा 3 न्यायाधीशों की अनुशंसा भेजी गई, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश राजस्थान के विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जबकि अरुण बंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि 1998 से ही जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम लागू है। सीजीआई के साथ में 4 वरिष्ठ जज कोलिजियम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और ये कोलिजियम जो सिस्टम है, जजों की नियुक्ति है, उनकी पदोन्नति है, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनका स्थानांतरण, ट्रांसफर, उनकी अनुशंसा कौन करता है,
वो ये कोलेजियम सिस्टम करता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कौन सी है? 33+1 है। इस प्रश्न के माध्यम से आपने जो 3 ऐसे न्यायाधीश है जिनको अलग अलग जो राज्य के जो हाईकोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश के तौर पे उनको वहां पे अनुशंसा करके उनको वहां पे भेजा जा रहा है। चलिए और जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में नए हवाई अड्डे का नामकरण क्या हुआ है? हम सब लोगों को विदित कि 21 जनवरी को रामलला को उनके स्थान पे क्या किया जाएगा? उनको विराजमान किया जाएगा। 17 जनवरी से ही महोत्सव स्टार्ट होने वाला है अयोध्या के अंदर, जहां पे उनको रामलला को भ्रमण कराया जाएगा अयोध्या में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 किलोमीटर के परिसर में किसी प्रकार की शराब की दुकानें को क्या है, बिल्कुल ही प्रतिबंध उनको कर दिया गया। वहां पे आप शराब नहीं बेच सकते। और अयोध्या, पहले इसका नाम फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया। प्रश्न दूसरा है, अब उस प्रश्न पे मैं आता हूं कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी रामायण। तो रामायण के जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या धाम के नाम से, इस एयरपोर्ट को जो इंटरनेशनल होगा उसको इस नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि यूपी के अंदर नाम अभी चेंज करने की जो होड़ सी लगी हुई है। अब मैं आपको बताने वाले इस प्रश्न के माध्यम से कि कौन कौन से स्थानों के अलग अलग नाम चेंज कर दिए गए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, 17 जनवरी से वहां पे भ्रमण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 किलोमीटर के एरिया तक किसी प्रकार की आप शराब का वहां पे बेच नहीं सकेंगे, ना ही वहां पे उसका सेवन कर सकेंगे। पंचकोसी परिक्रमा होगी, शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। अब बात करते हैं अयोध्या का पूरा दूसरा नाम फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया, जबकि इलाहाबाद उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज। अब बात करते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ऐसा स्टेशन जहां पे ट्रेनें जो है वो आपस में यहाँ पे इंटरकनेक्ट हुआ करती थी। भारत का सबसे बड़ा अगर इंटरकनेक्टेड रेलवे स्टेशन कौन सा था? मुगल सराय, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? उसका कर दिया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से इसको कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन जो यूपी में स्थित है और एमपी के साथ में सीमा बनाता है, उसका सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है झांसी। और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम क्या कर दिया? पहले झांसी रेलवे स्टेशन हुआ करता था और झांसी हम सब लोगों की सबकी जुबान के ऊपर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति के अंदर किसी अगर महिला वीरांगना ने सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों का प्रतिकार किया था, वो शख्सियत और कोई नहीं, वो कौन सी थी? महारानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके, जो पहले झांसी रेलवे स्टेशन हुआ करता था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो आज के इस प्रश्नों के माध्यम से हम सारी चीजें हमने जो है डिटेल से क्या करी, उनका एनालिसिस किया। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।